जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 30 अक्टूबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ा करें, इसमें एडवर्टाइजमेंट आपको काफ़ी कम मिलेगा और न्यूज़ काफ़ी अधिक मिलेगा। नॉर्मल जो संस्करण होता है, जैसे पटना संस्करण हो गया, लखनऊ संस्करण हो गया, ये जो लोकल संस्करण होता है, आज के समय में दीपावली के समय में काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें, तो इसलिए नेशनल एडिशन को पढ़ें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल एडिशन का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। विजडम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो यह न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, एक यह न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ नीचे की ये दोनों न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पेज पे। एक करके हर एक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। मिशन मोदी 10 देशों के प्रमुख से होगी पीएम की मुलाकात। पीएम विजिट कर रहे हैं कहाँ? तो इटली में गए हुए हैं। अभी इटली में गए हुए हैं, क्यों? क्योंकि G20 की सम्मेलन होने वाला। G20 की मेज़बानी 2021 में इटली कर रहा है, 2023 में इसकी मेज़बानी भारत करेगा। तो G20 सम्मेलन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सम्मेलन का क्या आउटपुट होगा, क्या प्रेस रिलीज जारी होगा, क्या डिस्कशन होगा, ये इम्पोर्टेंट होगा। और साथ ही साथ इटली के बाद वो जस्ट विजिट करेंगे ब्रिटेन के ग्लासगो, वहाँ पे COP26 का आयोजन होने वाला है। तो ये दोनों ही सम्मेलन आगामी कुछ दिन में होने वाले हैं। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके साथ G20 पे डिस्कस करता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन, और कई बार बेसिक इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1997 में एक वित्तीय संकट आया था। उसके पश्चात दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित होना चाहिए। ये निर्णय लिया गया था कि दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है एक मंच पर एकत्रित हो, ताकि आगामी वित्तीय संकट को रोका जा सके। G20 समूह की स्थापना 1999 में 7 देश, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये देश रहे हैं, और जापान रहे हैं। इस देश के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में की गई थी। लेकिन इसका जो पहला मीटिंग हुआ, पहला जो संयुक्त शिखर सम्मेलन होता है, वो हुआ था 2008 में। 2008 में ही क्यों हुआ था? तो उसका रीज़न है कि 2008 में वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जिसका इम्पैक्ट इंडिया वगैरह पे भी पड़ा था, राइट। तो उस रिसेशन के कारण, उस रिसेशन के बाद जो है, और ये रिसेशन शुरुआत हुआ था अमेरिका में, तो इसलिए 2008 में पहली बार G20 के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका मतलब है कि G20 के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे, और ये हुआ था वाशिंगटन DC, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। G20 के देशों का नाम को आपको याद रखना चाहिए, चूंकि डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। स्टेट पीसीएस लगातार क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टली नाम पूछ देगा कि कौन से देश G20 में नहीं है। आपको 4 या 5 ऑप्शन रहेगा, उसमें बताना होगा आपको। तो सबसे पहले अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और USA। ये 20 देश हैं जो G20 का पार्ट हैं। G20 समूह विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का देश जो है उसको साथ लाता है। वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85% और वैश्विक GDP का 85% ये देश प्रतिनिधि करते हैं, यानी G20 के देश इसका प्रतिनिधि करते हैं। G20 को औपचारिक रूप से वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था का शिखर सम्मेलन, यानी औपचारिक रूप से जो इसका नाम है वो है समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा भारत में, और 2021 में जो है 16वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है इटली के द्वारा। अब देखो यहाँ पे ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है कि सरकार ने बढ़ाई केंद्रीय गैर सरकारी कर्मियों की मजदूरी। वैसे मजदूर जो खनन विभाग में काम करते हैं, जो कारखाना में काम करते हैं, गैर सरकारी कर्मी हैं, उसकी मजदूरी सरकार ने बढ़ाई है। और ये मजदूरी बढ़ा करके सरकार ने कर दिया न्यूनतम 377 रुपये और अधिकतम 864 रुपये दैनिक मजदूरी, यानी 377
377 मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा 864। इतना दैनिक मजदूरी एक मजदूर को देना होगा, चाहे वो कारखाना में काम करे, चाहे खनन में काम करे, बिल्डिंग में काम करे या कहीं अन्य जगह पे काम करे। इससे देश में 1.5 करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा। देखो, श्रम जो है, लेबर रिफॉर्म्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेबर रिफॉर्म्स के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि देश में 44 कानून थे। 44 कानून को जो है 4 कानून में समाहित किया गया है, यानी 44 कानून को घटा करके सिर्फ 4 कानून में जो है अब 44 कानून को समाहित किया गया। उसका जो कंटेंट था इसको ख़त्म करके सिर्फ 4 कानून बनाया जा रहा है। तो लेबर रिफॉर्म्स के लिए ये एक अच्छा कदम है। कभी मौका मिलेगा तो डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि लेबर रिफॉर्म्स के लिए सरकार और को क्या क्या कर रही है। लेकिन अगर इस न्यूज़ को भी आपको समाहित करना है तो लेबर रिफॉर्म्स में इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। अगर आपने लेबर रिफॉर्म्स का नोट बनाया है तो उसमें इस पॉइंट को आप नोट कर लेना है कि सरकार ने 377 रुपीज़ मिनिमम और मैक्सिमम 864 रुपीज़ जो है न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किया है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सरकार एक प्रोग्राम लेकर चलती है। एक प्रोग्राम सरकार का है और वो प्रोग्राम है UIP। UIP क्या है मैं बताऊंगा आपको। UIP के तहत 10 वैक्सीन को जो है वो फ्री में सरकार दे रही है, लोगों को फ्री में मुफ्त बांट रही है। खास करके बच्चों में UIP के तहत 10 वैक्सीन को मुफ्त में दिया जाता है, जिसमें काली खांसी वगैरह का वैक्सीन होता है, निमोनिया वगैरह का वैक्सीन होता है। अब एक 11वां वैक्सीन को इसमें समाहित किया गया है। 11 वैक्सीन अब UIP कार्यक्रम के तहत बच्चों को मुफ्त में मिलेगा और ये वैक्सीन है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। तो इसका नाम है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। ये 11वां वैक्सीन है जो बच्चों को अब दिया जाएगा। भारत में टीकाकरण की बात किया जाए तो 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI के रूप में इसको पेश किया गया था। 1985 में इसका नाम बदल करके UIP कर दिया गया, यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसका कर दिया गया। UIP कार्यक्रम के तहत 2.67 करोड़ शिशु, नवजात शिशु यानी बच्चों को, और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लक्षित करके उन्हें वैक्सीन दिया जाता है, दवाई वगैरह दिया जाता है। पूर्ण टीकाकरण के कवरेज के 90% तक बढ़ाने के लिए, पूर्ण टीकाकरण को बढ़ाने के लिए, इसका कवरेज 90% लोगों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने मिशन इंद्रधनुष भी लॉन्च किया था। अब तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 भी आ चुका है। तो मिशन इंद्रधनुष के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसमें 11 मुफ्त टीका लगाया जाता है, जिसमें प्रमुख टीका है डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, ये सारे के सारे, हेपेटाइटिस बी, ये सब फ्री में टीका लगाया जाता था। पहले 10 टीका लगाया जाता था और अब 11वां टीका को UIP कार्यक्रम के तहत समाहित किया गया है, यानी 11वां टीका भी केंद्र सरकार मुफ्त में लगाएगी। देखो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रीमी लेयर का आरक्षण, क्रीमी लेयर का जो सीमा है उसको बढ़ा दिया गया। अभी तक क्रीमी लेयर के तहत 8 लाख रुपए आते थे, यानी अगर आप क्रीमी लेयर में हैं, क्रीमी लेयर में, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं, नॉन क्रीमी लेयर में है और आपकी इनकम अगर 8 लाख रुपए से कम है, आपके पिताजी वगैरह की इनकम, तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, और 8 लाख से अधिक है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे। क्रीमी लेयर में आने का मतलब है कि आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा। अब इसकी सीमा को 10 लाख रुपए बढ़ा दिया गया, यानी 10 लाख रुपए तक अगर आपके घर की वार्षिक इनकम है 10 लाख रुपए से अंदर, तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। अगर इससे अधिक है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे। तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को सजेशन दिया था कि 10 लाख की जगह आप 12 लाख कीजिए। तो 8 लाख की जगह सरकार ने 10 लाख किया है, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा था कि आप 12 लाख रुपए कर दीजिए। क्रीमी लेयर का जो एक पैमाना है 12 लाख रुपए तक का आप तय कीजिए। तो थोड़ा सा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 102वां संविधान संशोधन 102 संविधान संशोधन के माध्यम से इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पहले ये संवैधानिक दर्जा नहीं था। इसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 2018 में दिया गया।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, यानी संसद के किसी एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना किया गया है। अब ये संवैधानिक निकाय हो गया। सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया था, कई बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है। काका कालेकर समिति थी जो पहली बार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, 1950 में किया गया था। और 1970 में भी बीपी मंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग में 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी अध्यक्ष कितने वर्ष तक पद पे रहेंगे, उपाध्यक्ष कितने वर्ष तक रहेंगे, ये सारा का सारा निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अच्छा, वैसे भी याद रखना, जब कोई भी पोस्ट संवैधानिक पोस्ट होता है तो उसके जो भी डिसीजन होते हैं मैक्सिमम वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संवैधानिक पोस्ट के लिए मैक्सिमम डिसीजन आप देखोगे तो वो राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पराली के लिए है और पराली को किस तरह से रेगुलेट करना, चूँकि पराली के बढ़ने से, पराली के जलाने से दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है और अभी के समय में दिल्ली में एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन के दौर से दिल्ली गुजर रहा है। तो निश्चित तौर पे इसको भी एक बार आप लोग देखें। केंद्र सरकार ने एक अच्छा काम किया, केंद्र सरकार नहीं बोलूँगा लेकिन एम्स की बात मैं करता हूँ, दिल्ली एम्स की। एक ऐप विकसित किया है, ये ऐप का नाम है स्मार्ट इंडिया स्टॉक ऐप। स्मार्ट इंडिया स्टॉक ऐप एक ऐप विकसित किया है एम्स के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर के द्वारा। और ये ऐप के माध्यम से मरीज का इलाज कहीं भी किया जा सकता है। जिला में अगर मान लीजिए कोई मरीज है जो दूर दराज के, शिवहर जैसे ज़िला में है, सहरसा जैसे ज़िला में, दूर दराज के ज़िला में है, तो वहाँ पे भी किसी मरीज का इलाज जो है इस ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। इस ऐप का नाम याद रख लेना, स्मार्ट इंडिया स्ट्रोक ऐप। अगर ये दोनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पढ़ लें आप। मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिस्कशन इसमें कुछ खास ऐसा डिस्कशन लायक नहीं है, लेकिन ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं को स्थान दिया गया है सेना में। महिलाओं को कई वर्षों के संघर्ष के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को अस्थायी कमीशन प्रोवाइड किया सेना में। पहले महिलाओं को अस्थायी कमीशन नहीं मिलता था। और अभी हमारे देश के जो है थल सेना प्रमुख है नरवाने, जनरल नरवाने का कहना है कि जिस पोस्ट पे मैं हूँ आज से 40 वर्ष के बाद हो सकता है उस पोस्ट पे कोई महिला भी हो। तो ये शानदार कदम है। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वेलकम किया गया है इटली में, वो संस्कृति भाषा में वहाँ पे जो है उद्घोष के द्वारा किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि संस्कृति जो है, यानी संस्कृति लैंग्वेज जो है, संस्कृति भाषा जो है, उसके डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। कई सारे काम सरकार संस्कृति भाषा के डेवलपमेंट के लिए कर रही है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो पटाखे अभी चर्चा में रहेंगे, तो पटाखे में बस 3 पटाखे आप लोग को पता होना चाहिए। और चूंकि ये तीनों ही पटाखे का निर्माण भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसी के द्वारा किया गया, सेंट्रल इलेक्ट्रोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के द्वारा मिल के ये पटाखे का निर्माण किया है। अगर आपको फोड़ना है तो ये पटाखे फोड़े दीपावली में, नॉर्मल पटाखे ना फोड़े, उससे पॉल्यूशन क्रिएट होगा। ये पटाखे 3 पटाखे हैं। एक तो श्वास है, सेफ वाटर रिलीजर है, दूसरा है सेफ थर्माटर क्रैकर स्टार है, और तीसरा है सेफ मिनिमल एल्युमिनियम सफल है। तो श्वास, स्टार और सफल 3 पटाखे हैं जो ग्रीन पटाखे हैं, जिसका निर्माण भारत सरकार की एजेंसी के द्वारा किया गया है। तो इसका यूज आप लोग कर सकते हैं। इसको भी एक बार देख लें। देखो यहाँ पे भारत सरकार ने एक लॉन्ग रेंज बम का सफल परीक्षण किया है। और निश्चित तौर पे भारत सरकार की मैं बात करता हूँ तो बम वगैरह का परीक्षण का जो जिम्मेदारी है वो DRDO को दिया जाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा इस बम का निर्माण किया गया है।
अब ये बम क्या है, ये बम जो है इसको स्मार्ट बम भी कहा जाता है कि गिरने के बाद इस बम की दिशा को बदला जा सकता है। मान लेते हैं कि बम को यहाँ पे गिराया गया इस जगह पे, और इसके बाद इसको इधर भेजना है या इधर भेजना है ये भी डिसाइड किया जा सकता है, इसलिए इस बम को स्मार्ट बम कहा गया। और इसका सफल परीक्षण किया गया है आपको DRDO के द्वारा उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप पे। मैक्सिमम आप देखोगे जो भी परीक्षण होता है DRDO के द्वारा वो यहीं पे किया जाता है, उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप पहले कहा जाता था, इसी द्वीप पे किया जाता है। भारत और इजराइल रक्षा सहयोग को टास्क फोर्स बनाने पर सहमत, 10 वर्ष के लिए रक्षा सेक्टर में टास्क फोर्स बनाने पर सहमति जाहिर किए हैं भारत और इजराइल। भारत और इजराइल को लेकर के कई बार हमने डिस्कस किया, पिछले कुछ दिन पहले भी मैंने डिस्कस किया था, डिटेल्स एनालिसिस किया था उसका, इंडिया और इजराइल रिलेशन के बारे में। इस पेज पे भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे दिख नहीं रहा है, एडिटोरियल भी आज का इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, हाँ, इसको एक बार देख सकते हैं। नीति आयोग ने सिफारिश किया है कि देश में 30% या करीब लगभग 40 करोड़ आबादी के लिए सस्ते स्वास्थ्य बीमा योजना लाया जाए। जो गरीब लोग हैं उसके लिए सस्ता स्वास्थ्य बीमा योजना लाइए, ये नीति आयोग ने सिफारिश किया। बागवानी फसलों की रिकॉर्ड उत्पादन का नया अनुमान। बागवानी फसल लगातार उत्पादन बढ़ रहा है और इस बार 3.3% उत्पादन इसका बढ़ जाएगा। टोटल उत्पादन 33.11 करोड़ टन हो जाएगा। तो एक बार इसको देख सकते हैं आप लोग, एक बार पढ़ लेना। प्रमुख उद्योगों में 4.4% की वृद्धि। देखो, कोर इंडस्ट्रीज जो है एक इंडेक्स जारी करती है और ये इंडेक्स जो है IIP इंडेक्स कहते हैं। IIP इंडेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसे कहते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कहते हैं। CSO के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। इसमें 8 प्रमुख सेक्टर शामिल हैं, 8 उद्योग को इसमें शामिल किया गया है। एक तो रिफाइनरी उत्पाद है जिसका वेटेज है 28%, विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है 19.85%, इस्पात है, उसके बाद कोयला है, उसके बाद कच्चा तेल है, उसके बाद प्राकृतिक गैस है, सीमेंट है और उर्वरक है। तो सबसे कम जो है वेटेज है उर्वरक का और सबसे अधिक वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट का। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं और इसके आधार पे IIP इंडेक्स जारी किया जाता है और उसी इंडेक्स में कहा गया है कि इस बार 4.4% की वृद्धि होगी, जो पिछले 6 महीने में सबसे कम वृद्धि है। ऑलरेडी इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसको भी एक बार देख लेना, पढ़ लेना आप लोग। जागरण में एक न्यूज़ आज के समय में देख रहा हूँ कि जागरण विशेष दे रहा है और एक न्यूज़ प्रत्येक दिन इस तरह का कुछ इनोवेटिव देश में क्या चल रहा है उसको दे रहा है। तो इसको ज़रूर आप लोग देखें, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जानकारी भी होना चाहिए कि किस तरह से टेक्निक का इस्तेमाल करके कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के आम लोग। तालिबानी राजनयिक ने पाकिस्तान में पहुंच के कार्य करना शुरू किया। पाकिस्तान ऑलरेडी मान्यता दे चुका है अफगानिस्तान के तालिबान को और तालिबान के जो राजनयिक है वो पाकिस्तान पहुंच के काम करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान को आतंकवादियों की शरणस्थली न बनने दे तालिबान, ये अमेरिका और भारत दोनों का कहना है। देखो, यहाँ पे G20 सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। G20 सम्मेलन में निश्चित तौर पे अफगानिस्तान को लेकर के चर्चा होगा और क्या चर्चा होगा ये अधिक इंपॉर्टेंट होगा। G20 देश अफगानिस्तान को लेकर के क्या पॉलिसी अपनाते हैं वो हम लोग देखना होगा, वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अगले 5 वर्षों तक सबसे तेज इकोनॉमी भारत की होगी, ये कहना है हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी का, और ये है एम्बिशन इंडिया 2021 कार्यक्रम में इन्होंने कहा है कि वर्तमान में इस वर्ष में भारत का GDP ग्रोथ रेट 9.5% होगा और 2025 तक सबसे तेज अर्थव्यवस्था भारत की होगी विश्व में।
इसको भी एक बार आप लोग देख लेना, वन डे एग्जाम वगैरह में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बारे में। देखो सरदार पटेल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, लौह पुरुष। कल जैसा कि आपको पता है कि 31 तारीख है, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उसी को लेकर न्यूज़ दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ चर्चाएं हैं, इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना। एल्जाइमर का खोजा गया सामान्य इलाज। एल्जाइमर क्या है? भूलने की बीमारी को एल्जाइमर कहा जाता है, तो उसका सामान्य इलाज खोजा गया है, अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक रिपोर्ट जारी किया गया है WMO के द्वारा, और स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि क्लाइमेट के कारण 2020 में भारत को 6.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, 6.5 लाख करोड़ रुपए। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन को रोकना विश्व के देशों की जिम्मेदारी है, और इसलिए COP26 इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ये सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन विश्व की साझी दायित्व होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर देश का दायित्व नहीं हो सकता। विश्व के देश मिलकर ही समस्या का समाधान कर सकते हैं, चूंकि यह एक वैश्विक समस्या है। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।